Yes, on the very first page of your book, picture is given, and this picture is painted by Frederick Sorio. In this painting, he has depicted long march of different countries holding flag in their hand, and they are crossing Statue of Liberty. Liberty, Statue of Liberty, that has been depicted in the form of female, holding in one hand Charter of Rights, यानी कि एक हाथ में उन्होंने राइट्स को पकड़ा हुआ, एंड ऑन द अनदर हैंड टॉर्च ऑफ नॉलेज, torch of enlightenment. This shows as the people crossing Statue of Liberty, and they are going to end up monarchy system, and they are following democratic ideas in their countries. And in this march, USA and Switzerland, these countries are leading. It means they have adopted democratic ideas. France is just close to the Statue of Liberty, and after that Germany, and Germany के बाद और भी बहुत सी कंट्रीज हैं, ठीक है. एंड जर्मनी का जो फ्लैग है, इसका कलर आपने याद रखने हैं, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड, जर्मनी का जो मेन फ्लैग है, ठीक है. एंड उसके बाद और बहुत सी कंट्रीज हैं उसके पीछे हैं, लाइक ऑस्ट्रिया, टू सिसलीज, लंबार्डी, ठीक है, देन पोलैंड, आयरलैंड. ये शो करता है कि अभी भी इन कंट्रीज में मोनार्की सिस्टम था. एंड इस पिक्चर के आगे, जैसे आप इन फ्रंट देखते हो, इसका सामने देखते हो, सम रिमेन्स ऑफ मोनार्की इंस्टीट्यूशंस, स्केलेटन्स. स्केलेटन्स जो है वो शो करता है कि जैसे जैसे ये कंट्रीज जो है वो मार्च कर रही हैं, दे आर क्रॉसिंग द मोनार्की सिस्टम. वो मोनार्की सिस्टम जो एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम है उसको पीछे छोड़ के डेमोक्रेटिक आइडियाज जो है वो फॉलो करें. एंड दिस पिक्चर इज अ यूटोपियन विजन. यूटोपियन का मतलब होता है कि रियल में ऐसा नहीं है, एंड दैट इज इमेजिनेशन ऑफ अ पेंटिंग. एंड द नेम ऑफ दिस पेंटिंग इज Democratic and Social Republic. He painted 4 prints, and this picture is the first print of his painting, Frederick Sorio, in 1848. इसके बाद बेटा नेक्स्ट इज अबाउट द नेशन स्टेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट? नेशन लाइक इंडिया. इंडिया इज अ नेशन. वो कंट्री नेशन होती है जिस कंट्री में लोगों की कलेक्टिव आइडेंटिटी होती, शेयर्ड हिस्ट्री, कॉमन. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में रहते हैं, तो पीपल लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर, इन सदर्न इंडिया, or in north and eastern, or in Rajasthan, all have their collective identity. They are Indian. हमारे पासपोर्ट पे इंडियन लिखा गया है. एंड हमारी हिस्ट्री लॉन्ग स्ट्रगल, द टाइम पीरियड व्हेन वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, दैट इज कॉमन. ठीक है, ये हमारी कॉमन हिस्ट्री. तो ऐसी कंट्रीज नेशन बनाती हैं जहाँ पे लोगों की कॉमन आइडेंटिटी होती है एंड शेयर्ड हिस्ट्री. उनका पास जो है वो कॉमन होता है. इसके बाद अंश रहने, ठीक है, नेशन स्टेट की और ज़्यादा डेफिनेशन जो है अंश रहने के अकॉर्डिंग, किसी कंट्री को नेशन तभी कहा जा सकता है जब उस कंट्री में लोगों का पास्ट बहुत ज़्यादा उन्होंने एफर्ट किए, उनकी विल कॉमन है. प्लेबिसाइट यानी कि लोगों से पूछा जाता है कि वेदर दे कैन रिजेक्ट और एक्सेप्ट एनी प्रपोजल. तो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ अंश रहने. अकॉर्डिंग टू हिम, nation is just not formed by common language, race, religion and territory. To form nation, people, they should have a common will and they should be given plebiscite, direct vote, voting right and deeds of past. यानी कि उन्होंने अपनी कंट्री को एक यूनाइट करने में कुछ एफर्ट किया हो, उनकी शेयर्ड हिस्ट्री हो. तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अंश रहने. ठीक है. आफ्टर दैट आई हैव डिस्कस विद यू
Contribution of French revolutionaries. French revolutionaries, they contributed a lot to bring the new ideas in the French society after 1789. They also imparted sense of collective identity and the feeling of nationalism in the minds of common people. After revolution in France, these revolutionaries also went to different parts of the Europe to bring new ideas. And with the effort of these French revolutionaries, many changes were introduced in France. Not only in France, but in other countries also. So you have to tell the any changes, any 6 or 7 changes introduced by these revolutionaries. Number one, French revolutionaries, they brought the idea of le citoyen and patrie, le patrie. Le patrie का मतलब होता है fatherland, united community का मतलब होता है they all belong to each other. Okay? And citizen का मतलब होता है कि the person giving right to vote. आपको याद होगा 9th में आपने पढ़ा था citizens were divided into 2 parts, active and passive. Active citizens थे कौन थे? All the male above the age of 25 years, they were regarded as citizens. And ये citizen का concept सबसे पहले फ्रांस में introduce हुआ. Then abolish of feudal system. Feudal system को abolish कर दिया गया. New administrative changes were introduced. French flag, new flag was chosen. And monarchical flag जो थे, यानी कि monarchical dynastic जो flag थे, they were, you can say, replaced by this new flag. Then French language became the common language. To interact with each other, the people, they were encouraged to speak French so that united or nationalism, the feeling of nationalism come closer with each other. A state journal, यानी कि जो पहले पॉलिटिकल बॉडी का नाम है स्टेट जनरल था, मीटिंग आपको याद होगा, मीटिंग वाज कॉल्ड. आफ्टर दैट द रीनेम ऑफ दिस स्टेट जनरल वाज नेशनल असेंबली, एंड दिस नेशनल असेंबली framed the constitution. Then martyrs were awarded, the people who sacrificed their life in the French Revolution. They were given award, they were praised a lot, उनकी praise की गई. ठीक है. Then new hymns, slogans were composed. Liberty, equality, feeling of brotherhood, fraternity. These kind of slogans became very common. So these were the changes introduced by French revolutionaries. After that, the France was under the control of directory rule, and the fall of directory, जिसमें 5 directors होते थे, it was not successful. So after this, Napoleon Bonaparte, he became the emperor ruler of France in 1804, and he implemented his code named as Civil Code. He also introduced many administrative changes, and these administrative changes are in the Civil Code. कौन-कौन से administrative changes उसने introduce किए? Weighting system was improved, decimal system introduced, and feudal system was abolished. Guild restriction, guild system was removed. What was guild system? Before 1789, many merchants, you can say industrialists, they formed their own associations or groups, and they were not interested to enter new merchants to enter in their profession because they thought their profit would be divided. So at that time, new merchants, they were discouraged. But Napoleon Bonaparte, he removed the guild restrictions. Now people, farmers, businessmen, they became very happy in the initial years. Then he also abolished many kind of dues, serf dues, taxes from the common people. In the short, we can say that initially Napoleon Bonaparte was welcome. And what Napoleon Bonaparte attacked on neighboring countries also. फ्रांस की बहुत सी नेबरिंग कंट्रीज पे नेपोलियन बोनापार्ट ने अटैक किया, एंड ही कंट्रोल दीज एरियाज. एंड इवन फ्रेंच आर्मीज, व्हेन द आर्मीज वेंट टू दीज कंट्रीज, दे आल्सो इंट्रोड्यूस मैनी चेंजेस देयर. जब फ्रेंच आर्मीज इन कंट्रीज में गई, मैनी कंट्रीज वर देयर, लाइक ब्रसल. सिटीज की बात करें तो ब्रसल, मेन्स, वारसा, मिलान. और कंट्रीज की अगर बात करें तो बेल्जियम, हॉलैंड, इटली. Many countries were attacked by Napoleon Bonaparte.
And Napoleon Bonaparte, he introduced changes in there also. French armies were welcome. वहाँ के लोगों ने फ्रेंच आर्मीज का पहले बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया. They were happy. But as the time passed, slowly and gradually, people started disliking. Why? Because his nature was imperialistic. उसकी जो nature थी वो imperialistic थी. He wanted to control more territories. For that, he needed money, and he started increasing taxes. Taxation system was increased. Then he also forced farmers to join army, to become soldiers. This was called forced recruitment. So after, you can say, as the time passed, many people, they were disliking because they were not, you can say, knowingly, they were not interested to knowingly participate in the front areas or border areas or to become soldiers. Then he also imposed censorship, means freedom of expression, or the people were taken back. He also abolished slavery system in the France and all the territories where he controlled. So we can say that the rule of Napoleon Bonaparte ended after 1815. Battle of Waterloo. In this battle, Napoleon Bonaparte was defeated by Britain, Russia, and Austria. These countries, after the battle, they met at Vienna to discuss about the territories of France. And this is known as Vienna Treaty. Treaty भी इसको कहते हैं, और Congress. Vienna Treaty or Vienna Congress. Congress means not a party, Congress means group or association. Okay? And the main agenda of this meeting was to divide or demilitarize France, ताकि France in future इन countries को फिर से opposition ना दे सके. And with this, new conservative system was introduced in France in the form of Bourbon dynasty. You know, Louis XVI, he belonged to this dynasty. But later on, in 1815, these countries, they again imposed Bourbon dynasty. Relative of Louis XVI, he became the king of France after 1815. Now the new changes were introduced in the France also, and many countries were taken back. The countries which were controlled by Napoleon Bonaparte, these countries were given back and given control to these countries. अब किस तरह से इन countries को divide किया गया, France को divide किया गया? First of all, you have to remember northern side of France, यानी कि northern France was renamed as Kingdom of Netherlands and Belgium was added. यानी कि नीदरलैंड और बेल्जियम को कंबाइन कर दिया गया एंड नदरन फ्रांस को रीनेम किया गया अंडर द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटेन. ठीक है, यानी कि हर कंट्रीज को कुछ ना कुछ पार्ट मिला. देन रशिया वाज गिवन सम पार्ट्स ऑफ पोलैंड. पोलैंड जो था वो नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर था, सम एरियाज, एंड दीज एरियाज वर गिवन कंट्रोल टू रशिया. Then Prussia, Saxony area was given to Prussia, and Austria was given northern part of Italy. ठीक है,
and Geneva, important part of France, was given to Piedmont. Clear? Here, these countries, okay, these countries were the winner countries. They were given some parts of France, and this was the result of Vienna Treaty. इसमें आपने एंड में बताना है जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. German Confederation of 39 states were not touched, यानी कि उनको नहीं छेड़ा गया, उनको ऐसा सच रखा गया, because these were controlled by Prussia. ये सारी प्रशिया के कंट्रोल में रखी गई. अर्लियर these areas were controlled by Napoleon. इनको नहीं छेड़ा गया, इनको एज सच ग्रुपिज्म, इनका ग्रुप एज सच रखा गया, एंड दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया. अर्लियर दीज कंट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ नेपोलियन. नेपोलियन के बाद ये कंट्रीज फ्रांस से ले ली गई एंड इन कंट्रीज को प्रशिया को दिया गया, इनको डिवाइड नहीं किया गया, इनको एज सच रखा. क्लियर? तो लेटर ऑन बाद में 1815 के बाद अगेन काइंड ऑफ रिवोल्ट अकर्ड इन फ्रांस because people were not satisfied with this new conservative order. क्यों कहते हैं इसको कंजर्वेटिव? बिकॉज दिस सिस्टम वॉज फेवरिंग मोनार्की. इसके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के लोग सेक्रीफाइस किए उन्होंने अपनी लाइफ को. दे गेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स, बट स्टिल आफ्टर दिस ट्रीटी ऑल इन वेन. They were now under the control of monarchy system. Clear? तो इस ट्रीटी के बाद सेंसरशिप लगा दी गई, स्लेवरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, लोगों के राइट्स दे वर टेकन बैक. तो दिस वाज द यू कैन से काइंड ऑफ रिजल्ट ऑफ वियना कांग्रेस. क्लियर? इसके बाद बच्चे आपको कुछ टॉपिक हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें आपको मिड 18th सेंचुरी का सिनेरियो पता होना चाहिए. जिसमें एक एग्जाम्पल हमने देना है ऑस्ट्रिया हंगरी. was controlled by Habsburg Empire. And this country were having a different linguistic group, and according to that the country's whole of the country was divided according to their language. No common language was there, so that's why we can say that during this time this was not a nation. ये nation state नहीं था, लोगों में common नहीं था कुछ. So at that time one thing was common, सिर्फ वो king की respect करते थे. Other than that different areas were having their different languages. कौन कौन सी language थी? Number 1 Alpine, Tyrol, Sudetenland and Bohemia. आप इसमें से एक तो नेम याद कर सकते हो, कोई भी है ना. इन एरियाज में मेन लैंग्वेज कौन सी थी? जर्मन. पीपल दे स्पोक जर्मन. देन लोम्बार्डी एंड विनीशिया, यहाँ पे लोगों की लैंग्वेज क्या थी? ये सारे इसका पार्ट थे. यहाँ पे इनकी लैंग्वेज क्या थी? इटालियन. देन हंगरी, हंगरी की बात करें तो हाफ ऑफ द पीपल दे स्पोक मैग्यार and half of the people they spoke their different regional languages, direct languages. And even the people they were not communicating with each other. जैसे आप इंडिया की अगर बात करो 1857 से पहले इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ग्रुप थे, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग किंगडम्स थी, अलग अलग लैंग्वेजेस थी. So at that time India was not united. Similarly this country was not kind of nation because different linguistic group were there. So that's why we can say that Austria-Hungary, controlled by Habsburg Empire, was a patchwork of different linguistic groups. Patches क्या होते हैं?
सपोज अगर आप किसी क्लोथ पे अलग अलग पैच देखते हो, पैच का मतलब क्या होता है, अलग अलग जो ग्रुप है, तो इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग ग्रुप थे, उसको हम कहते हैं पैच वर्क और डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। नेक्स्ट इज, ये तो था सारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेसी वर्सेस मिडिल क्लास। पूरे यूरोप की बात करें तो एक तरफ थे लैंडेड पीपल, जिनके पास लैंड ज्यादा थी, प्रिविलेजेस थे, इनको किंग ने स्पेशल राइट्स दिए हुए थे टू कलेक्ट रेवेन्यू। दूसरी तरफ थे मिडिल क्लास, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कॉमन पीपल, जिनके पास राइट्स भी नहीं थे और ना इनके पास प्रिविलेजेस थे। नाउ दीज वर educated people, they demanded rights, equality, constitution, parliament and many new ideas। यानी कि मिडिल क्लास जो थी वो राइट्स, इक्वालिटी फॉर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, पार्लियामेंट फॉर द कंट्री, एंड पावर्स शुड बी डिवाइडेड फ्रॉम किंग टू डिफरेंट ऑर्गन्स। So this was the main demand of middle class. They wanted, population wise देखा जाए तो इनकी population कम थी, इनकी ज़्यादा थी, लेकिन प्रायोरिटी इनको ज़्यादा दी जाती थी, इनको कम। So now they wanted liberation. Liberation means freedom. यहाँ पे लिबर वर्ड का मतलब क्या है, फ्री। What they wanted, freedom। किस सेंस में फ्रीडम चाहते थे वो, क्या क्या फ्रीडम चाहते थे, इसको आगे ग्रुप किया गया है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म। दे वांटेड फ्रीडम इन सोशल सेंस, इकोनॉमिक सेंस एंड पॉलिटिकल। और इसी को लिबरलिज्म को जब इसके साथ जोड़ा गया तो सोशल लिबरलिज्म, देन इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म। और ये आगे किसकी ब्रांचेस थी, नेशनलिज्म की। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं सोशल, देन इकोनॉमिक, देन पॉलिटिकल। यानी कि जब लोगों के मन में पैट्रियोटिक फीलिंग आई तो वो सोसाइटी में चेंजेस भी चाहते थे, इकोनॉमिक बेनिफिट भी चाहते थे, पॉलिटिकल राइट्स भी चाहते थे। ठीक है, तो कैसे, क्या क्या इनकी डिमांड्स थी। पॉलिटिकल डिमांड क्या होती है लोगों की, वोटिंग राइट्स, इक्वालिटी टू ऑल, voting right should be given to all, then government should be elected by the people, end of autocratic rule, constitution should be there, parliament should be there। ठीक है, तो ये होगी लोगों की पॉलिटिकल डिमांड्स। इकोनॉमिक डिमांड, बिजनेस एक्टिविटीज में लोगों की डिमांड क्या थी, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सर्विस का मतलब होता है कि जॉब के लिए जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, इट शुड बी फ्री, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। बिजनेस एक्टिविटीज शुड बी फ्री, डिसीजन टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय द बिजनेसमैन शुड बी फ्री। उनके ऊपर किस तरह से गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस ना हो, फ्रीडम ऑफ मार्केट शुड बी देयर। देन इज सोसाइटी, सोसाइटी क्या चाहती है, राइट्स, freedom of individual, equality, right to having private property, कि लोग अपने पास प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकें। देन और क्या लोग चाहते हैं, सेम ट्रीटमेंट should be given to all,
no discrimination on the basis of color, race, religion, or kind of any community. Same treatment should be given to all by the government. Government should tolerate all the religions. That dynastic control should be ended and rights of individual should be protected. तो ये थे सोशल लिबरलिज्म, जो लोग सोसाइटी में चेंजेस चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे. एंड इसी का रिजल्ट क्या निकला, इकोनॉमिक यानी कि बिजनेस एक्टिविटी का जो रिजल्ट निकला, दैट वाज जॉल वेरन. ठीक है, ये क्या था, ये एक कस्टम यूनियन. कस्टम यूनियन थी एंड इस यूनियन का मेन मोटिव क्या था और इसको किसने बनाया, रशिया ने. किनके लिए, जर्मन कन्फेडरेशन. ठीक है, क्या कहते हैं इसको, जॉल वेरन. कस्टम यूनियन का मतलब होता है एक ऐसी यूनियन जिसका मेन मोटिव क्या था, बिजनेस एक्टिविटीज को और ज्यादा, इकोनॉमिक एक्सचेंज को और ज्यादा कंबाइन करना. और इसके लिए पहले क्या था, इन स्टेट्स की करेंसी अलग अलग होती थी, यानी कि टोटल 30 करेंसीज थी, अलग अलग स्टेट्स की 30 करेंसी थी. करेंसीज भी अलग थी, वेटिंग स्केल भी अलग था, वेटिंग सिस्टम भी अलग था. लेकिन 1834 के बाद 30 करेंसीज को रिड्यूस करके सिर्फ कितनी करेंसीज को अडॉप्ट किया गया, ओनली 2 करेंसीज. मींस ऑप्शन 39 स्टेट्स, दोनों में से कोई भी करेंसी जो है वो ऑप्ट कर सकती हैं. ये उनके ऊपर डिसीजन जो है वो रखा गया. देन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव. देन उसके बाद वेटिंग सिस्टम, वेटिंग मेजरमेंट स्केल, दैट वर कंबाइंड, यानी कि यूनिफॉर्म वेटिंग सिस्टम वाज adopted. Expansion of transportation lead to better interaction of businessmen in the Europe. And in this way हम ये कह सकते हैं कि 1834 के बाद इकोनॉमिक लिबरलिज्म को एक बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोप मिला. एंड पीपल, बिजनेस माइंड और बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, नाउ दे गेन्ड मैनी काइंड ऑफ लिबरेशन एंड फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट. जैसे मैंने आपको बताया था कि टैरिफ क्या होता है, ड्यूटीज देनी पड़ती है, कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती हैं जब एक एरिया से दूसरे एरिया में बिजनेसमैन जाते हैं. नाउ दीज टैरिफ और कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश. ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जर्मन कन्फेडरेशन की जो 39 स्टेट्स थी, उन स्टेट्स को काफ़ी हद तक जो है वो कंबाइन किया गया और बिजनेस पर्पस जो है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया. तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस इकोनॉमिक लिबरलिज्म.